कल्पना कीजिए, अस्पताल के एक डिलीवरी रूम में एक बच्चा अपनी पहली सांस लेता है। उस बच्चे ने अभी तक अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोली हैं। उसे चलना या बोलना तो दूर की बात है। हाँ बिल्कुल, एक नवजात शिशु। सही कहा। लेकिन उस पहली सांस के साथ ही ठीक उसी सेकंड वो बच्चा कानूनी तौर पर करोड़पति बन जाता है। उसे एक ऐसे मल्टी जनरेशनल प्रॉपर्टी एम्पायर में हिस्सेदारी मिल जाती है जिसे जिसे उसके दादा परदादाओं ने बनाया था। और मजे की बात यह है कि इसके लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल नहीं। किसी वसीयत या विल पर हस्ताक्षर नहीं हुए। सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे का जन्म ही काफी था। सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकता है, लेकिन भारत में प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों और अधिकारों की नींव कुछ इसी तरह काम करती है। सही बात है। हमारी कानूनी व्यवस्था में प्रॉपर्टी को क्लासिफाई करने का तरीका बहुत ही ऐतिहासिक है और अपने आप में एक अलग फिलॉसफी है। एग्जैक्टली। तो आज के इस डीप डाइव में हम हिंदू लॉ के तहत प्रॉपर्टी के क्लासिफिकेशन की इसी रहस्यमयी और दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। हम जो कानूनी दस्तावेज और केस लॉज हैं, उनके आधार पर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी और हेरिटेज के कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझेंगे। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ना हर घर की कहानी से जुड़ा है। है ना? तो इस पूरी कानूनी उलझन को समझने के लिए मैं चाहूँगा कि हम एक एनालॉजी को अपने दिमाग में रखें। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एक बहुत बड़े रिजर्वायर या एक विशाल जलाशय की तरह देखा जा सकता है। अच्छा, जलाशय। हाँ, मतलब इस जलाशय में अलग अलग नदियों, झरनों और बारिश से पानी इकट्ठा होता है। परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। कोई सिर्फ एक गिलास पानी लेता है, तो कोई खेतों की सिंचाई के लिए पूरी नहर निकाल लेता है। लेकिन वो पूरा जलाशय किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल सही। वो कलेक्टिव होता है। लेकिन यार, उस जलाशय के पानी पर किसका कितना अधिकार है, ये समझने से पहले हमें उस परिवार के स्ट्रक्चर को समझना होगा। हाँ, और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अक्सर जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो लोग जॉइंट हिंदू फैमिली और को पार्सनरी, इन दो शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, जो कि कानूनी नजरिए से एकदम अलग है, राइट? जमीन आसमान का अंतर है। जॉइंट हिंदू फैमिली एक बहुत बड़ा विस्तृत समूह है। इसमें एक कॉमन एंसेस्टर के सभी वंशज आते हैं। उनके बेटे, पोते, परपोते, उनकी पत्नियां और घर की अविवाहित बेटियां सब शामिल हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति उसी घर की छत के नीचे रह रहा है, साथ खाना खा रहा है, तो वो मेंबर तो है। हाँ, मेंबर तो है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रॉपर्टी पर उसका कानूनी अधिकार है। प्रॉपर्टी का असली कंट्रोल उस परिवार के एक छोटे एक्सक्लूसिव ग्रुप के पास होता है, जिसे हम को-पार्सनरी कहते हैं। एग्जैक्टली। इसे जॉइंट फैमिली के अंदर का एक इनर सर्कल समझा जा सकता है। क्लासिकल हिंदू लॉ के अनुसार इस इनर सर्कल में केवल वे सदस्य आते हैं जिन्हें जन्म से ही जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में सीधा अधिकार मिल जाता है। इसमें पारंपरिक रूप से कौन-कौन आता था? पहले इसमें पिता और उनके 3 पीढ़ियों के पुरुष वंशज, यानी बेटा, पोता और परपोता शामिल होते थे। बस। लेकिन यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि 2005 में भारत की संसद ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के जरिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव किया। हाँ, वो एक बहुत क्रांतिकारी कदम था। बिल्कुल। सदियों से चले आ रहे इस पुरुष प्रधान कानून को जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया। अब बेटियों को भी जन्म से ही बेटों के समान को पार्सनर मान लिया गया है। मतलब बेटियां भी अब उस जलाशय की समान रूप से मालिक हैं। सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये जो जन्म से अधिकार मिलने का नियम है ना, ये पूरे भारत में एक जैसा लागू नहीं होता। अच्छा, तो क्या इसमें भी अलग-अलग नियम हैं? हाँ बिल्कुल, यहीं से हिंदू लॉ की गहराई सामने आती है। प्रॉपर्टी के इन नियमों को मुख्य रूप से 2 बड़े स्कूलों द्वारा चलाया जाता है, मिताक्षरा और दायभाग। मिताक्षरा को शायद भारत के ज्यादातर हिस्सों में लागू होता है। हाँ, मिताक्षरा स्कूल पूरी तरह से इसी विचार पर टिका है कि अधिकार जन्म से मिलता है। जैसे ही कोपार्सनरी में किसी बच्चे का जन्म होता है, उसका परिवार की पुश्तैनी संपत्ति में अपने आप एक हिस्सा बन जाता है। और दायभाग इसके उलट है? बिल्कुल उलट। बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में दायभाग स्कूल का पालन होता है। वहाँ जन्म से अधिकार जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये पूरी तरह से मृत्यु पर अधिकार के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब जब तक पिता जीवित है? जब तक पिता जीवित है, वह अपनी प्रॉपर्टी का एकमात्र और पूर्ण मालिक होता है। बेटे या बेटी को उस प्रॉपर्टी में तब तक कोई अधिकार नहीं मिलता जब तक पिता की मृत्यु नहीं हो जाती। वाह! अगर हम मिताक्षरा कानून के पीछे के लॉजिक पर गहराई से विचार करें,
तो ये मॉडर्न नजरिए से थोड़ा अजीब लग सकता है ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसने परिवार की संपत्ति बनाने में कोई योगदान नहीं दिया, उसे बस पैदा होने के कारण प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा मिल जाता है। मॉडर्न नजरिए से अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे की प्राचीन फिलॉसफी इंडिविजुअलिज्म पर नहीं, बल्कि परिवार को एक कलेक्टिव यूनिट मानने पर आधारित है। प्राचीन कृषि प्रधान समाज में जमीनी सब कुछ थी। हाँ, आप हर बार किसी के जन्म लेने पर खेतों के टुकड़े तो नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। इसलिए मिताक्षरा ने ओनरशिप को पूरे ग्रुप के पास रखा। किसी भी एक व्यक्ति का कोई फिक्स्ड शेयर नहीं होता, जब तक कि परिवार का औपचारिक बंटवारा ना हो जाए। तो मतलब जैसे ही कोई नया बच्चा जन्म लेता है, हर मौजूद सदस्य का हिस्सा थोड़ा घट जाता है। हाँ, और किसी बुजुर्ग की मृत्यु होने पर बाकी बचे सदस्यों का हिस्सा अपने आप बढ़ जाता है। ये एक जीवित ऑर्गेनिज्म की तरह है जो सिकुड़ता और फैलता रहता है। इसे कानूनी भाषा में डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। तो चूंकि मिताक्षरा स्कूल इसी खेल पर आधारित है, इसलिए हिंदू लॉ में विरासत को इनहेरिट करने के तरीके को दो बहुत ही रोचक श्रेणियों में बांटा गया है। बिल्कुल। कानून में इन्हें अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज और ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज कहा जाता है। संस्कृत में इन्हें अप्रतिबंध दाय और सप्रतिबंध दायी कहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज वो प्रॉपर्टी है जिसमें किसी व्यक्ति को केवल अपने जन्म के तथ्य से ही अधिकार मिल जाता है, जैसे पिता या दादा से मिलने वाली पुश्तैनी संपत्ति। सही कहा। इसे अनऑब्स्ट्रक्टेड या बिना रुकावट वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्तमान मालिक, मान लीजिए पिता, का जीवित होना बेटे या बेटी के अधिकार में कोई रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं करता। अगर हम अपनी पुरानी एनालॉजी का इस्तेमाल करें तो अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज एक तरह का वीआईपी पास है। ओह, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है ना? जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, उसके हाथ में एक वीआईपी पास थमा दिया जाता है और वो सीधे उस प्रॉपर्टी वाले जलाशय का एक्सेस पा लेता है। उसे किसी के मरने का इंतजार नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। पिता के जीवित रहते हुए भी वो बच्चा उस प्रॉपर्टी पर अपना समान दावा कर सकता है। लेकिन इसके ठीक उलट स्थिति होती है ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज की, जहां अधिकार जन्म से नहीं मिलता। एग्जैक्टली। इसमें अधिकार तब मिलता है जब अंतिम मालिक की मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने चाचा या नाना से कोई प्रॉपर्टी मिलनी है। तो इस स्थिति में चाचा या नाना का जीवन ही उस नए वारिस के लिए एक रुकावट है। हाँ, जब तक वो जीवित है, उस व्यक्ति का प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अधिकार केवल तभी पैदा होगा जब वो रुकावट रास्ते से हटेगी, यानी मृत्यु होगी और उनके अपने कोई डायरेक्ट वारिस नहीं होंगे। तो अगर अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज एक वीआईपी पास था, तो ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज एक वेटिंग लाइन की तरह है। बहुत सही। एक व्यक्ति उस लाइन में खड़ा है, लेकिन एक्सेस तब मिलेगा जब सामने वाला व्यक्ति हटेगा। और अगर उस सामने वाले व्यक्ति के अपने बच्चे हो गए तो वो लाइन और लंबी हो जाएगी और शायद प्रॉपर्टी कभी मिलेगी नहीं। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि चूंकि दाय भाग स्कूल में जन्म से अधिकार का नियम ही नहीं है, इसलिए बंगाल और असम में अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल। दाय भाग स्कूल के तहत हर तरह की विरासत हमेशा ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज ही मानी जाती है, क्योंकि वहां पिता के जीवित रहते किसी को कोई वीआईपी पास नहीं मिलता। सही बात है। अब जब यह स्पष्ट हो गया है कि प्रॉपर्टी का एक्सेस कैसे मिलता है, तो अगली कानूनी चुनौती प्रॉपर्टी के मूल नेचर को लेकर है। क्या वो पूरे परिवार की होती है या किसी एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल संपत्ति? और यहीं से जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बनाम सेपरेट प्रॉपर्टी का विवाद शुरू होता है। वापस अपने जलाशय वाले उदाहरण पर चलते हैं। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी तो वो पूरा बड़ा जलाशय है। इसके अंदर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पुश्तैनी संपत्ति आती है, और वो प्रॉपर्टी भी जो परिवार के सदस्यों ने मिलकर अर्जित की हो। लेकिन इसी में एक बहुत ही अनोखा सिद्धांत जुड़ता है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग कहते हैं। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग। ये क्या है? अगर किसी एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत से कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो वह उसकी अपनी होती है, लेकिन अगर वो स्वेच्छा से अपनी निजी प्रॉपर्टी को परिवार के कॉमन स्टॉक यानी उसी जलाशय में डाल देता है तो स्थिति बदल जाती है। मतलब उसने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पुश्तैनी संपत्ति के साथ ब्लेंड कर दिया। एग्जैक्टली। और एक बार ऐसा कर दिया तो वो हमेशा के लिए जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बन जाती है। उसे वापस अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ होती है सेपरेट प्रॉपर्टी, जिसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। हाँ, ये वो संपत्ति है जो बिना जॉइंट फैमिली फंड्स की मदद के अर्जित की गई है। ये उस जलाशय से बाहर रखी हुई एक पर्सनल तिजोरी की तरह है। और इस तिजोरी पर किसी भी कोपार्टनर का जन्म से कोई अधिकार नहीं होता। व्यक्ति चाहे तो इसे बेच सकता है, दान कर सकता है। सुनने में ये बहुत ही सीधा लगता है, एक तरफ जलाशय और दूसरी तरफ तिजोरी।
लेकिन अदालतों में ये इतना सीधा नहीं होता। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट बिजनेस खड़ा किया, करोड़ों का टर्नओवर है। अच्छा। लेकिन उसने उस बिजनेस के शुरुआत में परिवार के जॉइंट फंड से केवल कुछ हजार रुपए इस्तेमाल किए थे। तो क्या पूरा परिवार उस करोड़ों के बिजनेस में अपना हिस्सा मांग सकता है? ये तो बहुत उलझा हुआ सवाल है। हाँ, और इसका सबसे स्पष्ट जवाब सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक वीडी धनवटी बनाम CIT केस से मिलता है। कानून बहुत ही सख्त है इस पर। अगर पुश्तैनी फंड का न्यूक्लियस के रूप में इस्तेमाल किया गया है, न्यूक्लियस मतलब बीज पूंजी या सीड कैपिटल। बिल्कुल, अगर परिवार के पैसे से कोई भी सीधी मदद मिली है तो कानून उस पूरी नई प्रॉपर्टी को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ही मान लेता है। बाप रे, तो मतलब करोड़ों का एम्पायर भी जॉइंट हो जाएगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि अगर वो न्यूक्लियस नहीं होता तो शायद वो नया साम्राज्य खड़ा ही नहीं हो पाता, और अदालत में ये साबित करने का पूरा भार उस व्यक्ति पर होता है जो दावा कर रहा है कि वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है। ये तो बहुत ही मुश्किल है। परिवार के पैसे के इस न्यूक्लियस वाले सिद्धांत ने इतिहास में बहुत विवादों को जन्म दिया है, खासकर जब परिवार का पैसा किसी दुकान में नहीं बल्कि किसी सदस्य की शिक्षा पर खर्च किया जाने लगा। हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत के भारत की बात कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली। समाज बदल रहा था। लोग वकालत, मेडिसिन जैसे मॉडर्न प्रोफेशंस की तरफ जा रहे थे। इस दौर में जॉइंट फैमिलीज अक्सर अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर किसी होनहार लड़के को वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजती थी। बुद्धि से कमाया है। पर 1930 से पहले ब्रिटिश अदालतों का नजरिया पूरी तरह से जॉइंट फैमिली के पक्ष में था, जैसे दुर्वासुला गंगाधराडू का केस। हाँ, उस केस में क्या हुआ था? अदालतों ने कहा कि एक प्रोफेशनल की शिक्षा परिवार के फंड्स का ही एक प्रोडक्ट है। चूंकि शिक्षा के न्यूक्लियस के रूप में पुश्तैनी संपत्ति का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए उसकी हर कमाई पर पूरे परिवार का अधिकार होगा। यार, ये तो उस प्रोफेशनल व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा अन्याय था। उसकी व्यक्तिगत मेहनत, टैलेंट की कोई कीमत ही नहीं। बिल्कुल, और इस नियम के कारण जॉइंट फैमिलीज के अंदर बहुत कलह होने लगी। इसी अन्याय को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार को हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930 लाना पड़ा। और इस एक एक्ट ने भारत में प्रॉपर्टी के अधिकारों की पूरी तस्वीर बदल दी। हाँ? इस कानून ने स्पष्ट कर दिया कि लर्निंग या शिक्षा के माध्यम से अर्जित की गई कोई भी संपत्ति पूरी तरह से उस व्यक्ति की सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, भले ही उस शिक्षा का खर्च परिवार ने उठाया हो। बिल्कुल, भले ही जमीन बेचकर फीस भरी हो, वो अपनी शिक्षा और मेहनत से जो कमाएगा वो उसकी पर्सनल तिजोरी का हिस्सा होगा। अगर इस बदलाव का विश्लेषण किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव था। एक तरफ प्राचीन हिंदू कानून जो पूरे परिवार को एक कलेक्टिव यूनिट मानता था, और दूसरी तरफ ये नया कानून जो मॉडर्न कैपिटलिज्म और व्यक्तिवाद की तरफ इशारा कर रहा था। सही कह रहे हैं। ये मानता था कि आधुनिक युग में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को पुश्तैनी खेती से अलग देखा जाना चाहिए। तो आज के इस पूरे डीप डाइव में हमने हिंदू लॉ के उस विशाल जलाशय को समझा, हमने सेपरेट प्रॉपर्टी की तिजोरी को खोला और अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज के VIP पास को डिकोड किया। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कानून आज भी भारत की अदालतों में पुश्तैनी मकान के बंटवारे और पारिवारिक व्यवसाय टूटने पर फैसले तय करते हैं। बिल्कुल सही। और इसी विचार के साथ अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ना चाहूंगा। 2005 के संशोधन ने बेटियों को भी जन्म से को-पार्टनर बना दिया। हाँ, समानता की दिशा में बहुत बड़ा कदम। इससे जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कानूनी दायरा बड़ा हो गया, लेकिन समाज की जमीनी सच्चाई विपरीत दिशा में जा रही है। न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ रहा है, लोग स्टार्टअप्स बना रहे हैं, सेपरेट प्रॉपर्टी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। सही बात है, आज की पीढ़ी अपनी कमाई का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है। तो एक तरफ कानून जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में सबको शामिल कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ समाज सेपरेट प्रॉपर्टी की तरफ भाग रहा है। तो क्या आने वाले कुछ दशकों में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का ये प्राचीन रिजर्वोयर पूरी तरह से सूख जाएगा? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या भविष्य सिर्फ सेपरेट प्रॉपर्टी का ही रह जाएगा? क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप न्यूक्लियर फैमिलीज के दबाव के आगे टिक पाएगी? यह भारत के हर उस परिवार के लिए एक चुनौती है जो अपनी पुश्तैनी संपत्ति और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज के ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। कानूनी इतिहास और भविष्य की इन उलझनों पर विचार करते रहिए। हम फिर किसी नए विषय के साथ गहराई में उतरेंगे।